न्यू 10 क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 है ना, जिसको आप कर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो वैकेंसी आया है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, है ना। और दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम इस सेट के माध्यम से हम लोग पर डे 20 क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। पिछले दिन भी हमने 20 क्वेश्चन हल किए हैं और आज भी 20 प्रश्न को हल करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को में अंत तक बने रहें और दोस्तों बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स शेयर करें, कितना मार्क्स आपका सही हो रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों बिना विलंब किए वीडियो स्टार्ट हम लोग करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हमने जो है कल प्रश्न 1 से लेकर 20 तक को सोल्व कर लिया है और आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से। आप लोग 1 से 20 तक का प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है ना। दिशा पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। बी है दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। सी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और डी है दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, है ना। आपका दोस्तों ये डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, है ना। अब प्रश्न है दक्षिण पूर्व कहाँ आ जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व से किधर किस दिशा में बहती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पूर्व तो ये हो गया। आपको उत्तर पश्चिम कौन दिशा होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये वाला दिशा जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी इस दिशा में पवन बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन किस दिशा में बहती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में बहती है, ठीक है। अब दोस्तों इसी में अगर हम लोग कुछ बात करें तो अगर यही प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों पवन जो बहती है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व कहाँ है दोस्तों? ये हो गया आपको नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन में जो है पवनें बहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। आपका ऑप्शन दिया गया है 0.15, बी है 0.25, सी है 0.35 और डी है 0.45। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात 0.5% क्षेत्र पर अति सघन वन है ना। और दोस्तों अगर बात हम लोग करें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, है ना, 2021 के अनुसार अगर बात करें दोस्तों तो बिहार के करीब 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है वन फैले हुए हैं, ठीक है। और इसकी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 7.84% बनावरण है, 7.84% जो है बनावरण है। और वहीं दोस्तों 2.48% जो है क्या है? तो वो है दोस्तों आपको वृक्ष आच्छादन, है ना, वृक्षादन कह सकते हैं, वृक्ष आच्छादन है ना। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अगर सर्वाधिक वन की बात किया जाए कि सर्वाधिक बनावरण वाले कौन कौन से जिले हैं तो आपको कैमूर हो जाएगा, उसके बाद जमुई हो जाएगा, आप उसके बाद नवादा हो जाएगा। आप चाहें तो लिखना तो लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ सर्वाधिक बनावरण वाले जिले, सर्वाधिक बनावरण वाले जिले, है ना। आपको मैं 3 जिले का नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखेंगे। पहला है दोस्तों कैमूर, कौन सा है? कैमूर है और यहाँ जो है 31.5% बनावरण है। दूसरा है दोस्तों जमुई, जमुई में दोस्तों 21.34% बनावरण है। और तीसरा है नवादा, नवादा की बात करें दोस्तों तो यहाँ 20.72% जो है बनावरण है, ठीक है। और सबसे कम बनावरण वाला क्षेत्र पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको शेखपुरा, वहाँ 0.17% बनावरण पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है?
ऑप्शन है आपके पास ए महानदी, बी दामोदर नदी, सी गंगा नदी और डी कोसी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात हीरा नदी, है ना। और हीरा नदी पर कहाँ है? तो ये दोस्तों आपको उड़ीसा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। ये एक ये नदी घाटी परियोजना है। और विश्व का सबसे लंबी नदी बांध की बात किया जाए, है ना, तो वो दोस्तों हीराकुंड है। हीराकुंड बांध जो है विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। इसकी ऊंचाई 4800 मीटर है, लंबाई क्या है? 4800 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों टिहरी बांध है ना। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और ये भागीरथी एवं भिलागना नदी के संगम पर अवस्थित है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? ऑप्शन है ए कावेरी, बी नर्मदा, सी तुंगभद्रा, डी शरावती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर जब तक कमेंट बॉक्स में बताइए तब तक मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लूँ। अगर दोस्तों बात किया जाए आपसे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर अवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुग्धधारा जलप्रपात जो है, दुग्धधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है। आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका उत्तर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है, दूध सागर जलप्रपात किस नगर पर है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका उत्तर क्या होगा। दोस्तों अगर धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। दुग्धधारा की बात किया जाए तो ये भी आपका नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी आपकी नर्मदा नदी पर है। वही दोस्तों अगर दुग्ध सागर की बात किया जाए तो ये आपका मांडवी नदी पर है। किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? मांडवी। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ दूध सागर है और ऊपर दुग्ध धारा है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दुग्ध धारा कहेगा तो नर्मदा नदी और दूध सागर कहेगा तो मांडवी नदी। अब दोस्तों अगर आपसे बात की जाए चूलिया जलप्रपात की तो ये जो है दोस्तों आपका चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। अब बताएं दोस्तों आप लोग को वीडियो क्लास करने में कैसा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। अच्छा लग रहा है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राणियों की किस जोड़ी में ग्रंथिहीन त्वचा पाई जाती है। ग्रंथिहीन त्वचा की बात की गई है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है ए सर्प तथा मेढक, बी है कैमलीऑन तथा कछुआ, सी है मेढक तथा कबूतर, डी है मगरमच्छ तथा चीता। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, है ना। इस प्रश्न का जो है सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको कैमलीऑन तथा कछुआ, है ना। कैमलीऑन तथा कछुआ है। कैमलीऑन के मतलब समझते हैं दोस्तों किसको कहा जाता है ना। आप लोग तो इसे अपने घर में या आसपास में कहीं जरूर देखे होंगे कैमलीऑन। इसका जो मूल नाम है दोस्तों इसको हम लोग गिरगिट कहते हैं ना। गिरगिट को देखें, गिरगिट को गिरगिट कहते हैं कैमलीऑन को, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कैमलीऑन तथा कछुआ। अब दोस्तों इसी में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, मेढक में ग्रंथियों का त्वचा पाया जाता है। मेढक में जो है दोस्तों ग्रंथियों का त्वचा पाया जाता है। स्तनधारियों की त्वचा में भी ग्रंथियां पाई जाती है। पक्षियों में पूंछ पर प्रीण ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और इसमें कह रहा है दैनिक प्रयोग की अधिकांश दालें किस एक कुल से संबंधित है। कुल का मतलब वंश, किस कुल से संबंधित है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए सालेनेसी, बी है फाबेसी, सी है लिलिएसी और डी है पोएसी। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात फाबेसी, है ना। क्या हो जाएगा फाबेसी। नाम है दोस्तों इसका फाबेसी, फाबेसी लिखा गया है, बाकी इसका नाम क्या है फाबेसी। अब दोस्तों इसी में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, है ना, कि जो आलू है, आलू वो किस कुल से संबंधित है। आलू जो है किस कुल से संबंधित है। आपसे पूछा जाए दोस्तों गोभी, गोभी किस कुल से संबंधित है ना। आपसे पूछा जाए कि एलोवेरा का नाम सुने हैं, एलोवेरा, एलोवेरा का नाम सुने हैं, है ना। इसका किस कुल से संबंध है। तो आदि का जो संबंध है दोस्तों वो है सोलेनेसी। आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से संबंधित है।
आलू का संबंध किस कुल से? सोलेनेसी। वहीं दोस्तों अगर गोभी का बात किया जाए तो ये है दोस्तों आपका क्रूसीफेरेसी, क्रूसीफेरेसी कुल से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगर एलोवेरा की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपको लिलिएसी, लिलिएसी ग्रुप से संबंधित है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य का ताप जो है मापा जाता है। सूर्य का ताप किस चीज़ से मापा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है जिसके आधार पर आपको बताना है। यहाँ दिया गया दोस्तों प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, उत्तापमापी द्वारा, वाष्प दाब तापमापी द्वारा, गैस माप तापमापी द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तापमापी द्वारा। ठीक है। अब दोस्तों आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि बताइए रक्तदाब मापने के लिए, है ना, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर आप क्या देंगे, है ना। वायु की गति को मापने के लिए दोस्तों एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग किया जाता है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका राज्यपाल। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों कि राज्य का जो है वास्तविक मुखिया कौन होता है, तो वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रधान जो है कौन होता है? वास्तविक प्रधान जो है दोस्तों होता है कौन? मुख्यमंत्री। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की जो है नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका जो वर्णन है किसमें है, तो अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए भारत की राष्ट्रपति के निर्वाचन से, बी है भारत की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से, सी है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से, और डी है भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात भारत की राष्ट्रपति के कार्यकालीन, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से। किससे संबंधित है? कार्यकाल से। अब भारत के राष्ट्रपति के एक कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अब दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 53 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 52 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो है राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है ना। और अनुच्छेद 53 की बात करें तो इसमें जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है ना। संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में। 52 में क्या है? पद का प्रावधान है, राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान किया गया है। और 56 की बात करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है ए असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, बी है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, सी है असम, मणिपुर, मिजोरम व सिक्किम, और डी है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय व त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। अनुसूची 6 में है जो है पूर्वोत्तर भारत की 4 राज्यों को शामिल किया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न और हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है यदि दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए है ऊष्मा अवशोषित होती है, बी है दोस्तों ऊष्मा निकलती है, सी है न तो अवशोषित होती है और न निकलती है, डी है द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना।
इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना, ए हो जाएगा। जब दो समान जल की बूंदें एक होकर बड़ी बूंदें बनाती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है? ऊष्मा अवशोषित होती है। अब आपको दोस्तों बताना है प्रश्न में कि बूंद का गोलाकार होना, बूंद का गोलाकार जो है होना किसके कारण से होता है? तो दोस्तों बूंद का गोलाकार होना ये निर्भर करता है पृष्ठीय तनाव पर। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है बूंदे कैसा होता है? तो बूंद गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो है बूंद क्या होती है? गोलाकार होती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, और इसमें कह रहा है कि कौन सी वस्तु प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा? ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी अवतल दर्पण, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण में आप वस्तु कहीं भी रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, है ना, और जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? ये दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात भारत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी लोग दे सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए लॉर्ड डलहौजी, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात किया जाए दोस्तों तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न। यहाँ अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन है ए 1575, बी 1679, सी 1675 और डी 1579। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 1575, है ना। और ये दोस्तों प्रश्न जो है कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इबादत खाना जो है दोस्तों एक पूजा घर होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी, नाना साहेब अवध, डी है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि नाना साहब जो है अवध से नहीं थे, बल्कि कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? तो वो कर रहे थे कानपुर से। बाकी सब सही है। कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे, लक्ष्मीबाई झांसी से कर रही थी, और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, और इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी। किस चीज़ से निर्मित थी? ऑप्शन दिया गया ए पक्की ईंट से, बी फायांस से, सी अंकित से और डी सेलखड़ी से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सेलखड़ी से। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है ना, तो आप हमें बताएंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका आकार कैसा है? आकार कैसा है? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा है? और दोस्तों आप ये बताएंगे कि इसका उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, है ना। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बिंदु आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ ये बताएंगे किस नदी के अवस्थित है। मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों वो उसकी आकार जो है लगभग त्रिभुजाकार थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किसने जो है आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न, और इसमें कह रहा है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर चलाया गया था? ये भी दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। ऑप्शन है ए गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, बी है गुवाहाटी से तिनसुकिया, सी है गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ और डी है गुवाहाटी से लमडिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न,
और इसमें कह रहा है किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। ऑप्शन ए है श्रद्धा शर्मा, बी है रजनी मल्होत्रा, सी है बानी मुश्ताक, डी है कृति सेनन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात बानू मुश्ताक। अब दोस्तों आप लोग बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, और वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अधिक से अधिक मेहनत कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।